ऑल स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक रह गया था कि खाद्य पदार्थों में मिलावट जो लोग करते हैं उनको किस प्रकार सजा दी जाती है, उसके लिए क्या कोई एक्ट है, क्या कोई अधिनियम है या कोई कानून है, तो उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बता रहा हूँ। फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कानून है पीएफए जो सन 1954 में बना, और इस कानून के अंदर जो दोषी व्यक्ति है उसको सजा का प्रावधान है, लेकिन सजा में लचीलापन होने के कारण ज्यादा कठोर नहीं है। तो देखिए बेटा, क्या होता है ये पीएफए, आप टॉपिक डालेंगे पीएफए। तो पहले आप इसमें लिखेंगे इसका पूरा नाम क्या है, तो हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे पीएफए को प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं और इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो देखो, ये कानून कब बना? ये कानून बना था सन 1954 में। इसे पीएफए एक्ट 1954 भी कहते हैं, और इस कानून के अंदर ये बताया जाता है कि जो मिलावटी व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, उसको सजा का प्रावधान है। अब ये कानून कितने वस्तु पर लागू होता है? तो देखिए 65 वस्तुएं हैं या खाद्य पदार्थ हैं जिन पर यह कानून लागू होता है, यानी विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, दाल, यानी जितने भी फूड प्रोडक्ट है, दूध, दही, पनीर आदि, ऐसे 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों पर इस कानून के द्वारा दोषी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। लेकिन देखिए, ये जो कानून है पीएफए 1954 जो कानून है जिसके द्वारा 65 वस्तुओं को रखा गया है, तो यह कानून इतना कठोर नहीं होने के कारण इस कानून के द्वारा दोषी व्यक्ति को सजा ठीक प्रकार से नहीं मिल पाती। इसलिए खाद्य पदार्थों पर जो मिलावट है उसको पूरी तरह रोकना बहुत ही कठिन कार्य है। देखिए, जब त्योहारों पर जैसे दिवाली वगैरह जब ज्यादा से ज्यादा मिठाइयाँ बिकती है तो जागरूकता अभियान चलाया जाता है, ठीक है। लेकिन आज भ्रष्टाचार के बढ़ते दौर में सब साठ-गांठ करने से ये मिलावट का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इस मिलावट के कारण जो मानव स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो देखिए बेटा, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर ये पहला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपने पढ़े, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की रुकावट हो, समझ में नहीं आया हो, आंसर में आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ समझ में नहीं आया, तो उसको आप मेरे से कंसल्ट कर लें और आप इस लेसन को कम्प्लीटली तैयार करें। ये लेसन 4 नंबर का है और इस लेसन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 3 नंबर का और एक 1 नंबर का। ठीक है, अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट। देखिए, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम है, मानव तंत्र, 6 नंबर का है। लेकिन ये चैप्टर काफी बड़ा है, इस चैप्टर को मैं बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर को काफी टाइम लग जाएगा। इससे पहले मैं चैप्टर ले लेता हूं, चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के अंदर हम आनुवांशिकी की बात करेंगे। ठीक है, अब आनुवांशिकी है क्या? तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 है और ये भी 4 अंक का है। ये चैप्टर 4 अंक का है जिसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम आनुवांशिकी, आनुवांशिकता, मेंडल के नियम और मेंडल से जो संबंधित
सफलता के कारण, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, तो इन सब की जो बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप इसके अंदर टॉपिक लें आनुवांशिकी, ठीक है, और ध्यान से इसको समझें, और जो मैं आपको लिखवाऊं टॉपिक वाइज, उन टॉपिक वाइज पॉइंटों को नोट करें। जब मैं कहूँ आपको यहाँ से लिखना है तो आप पॉइंट टू पॉइंट बनाकर उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आनुवांशिकी, चैप्टर नंबर 3। आनुवांशिकी। आनुवांशिकी को अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। अब आनुवांशिकी है क्या, ठीक है। आनुवांशिकी जो शब्द है, आनुवांशिकी शब्द सबसे पहले दिया था बैटसन ने, ठीक है। तो आप इसमें पहली लाइन लिखेंगे, बैटसन ने सर्वप्रथम, बैटसन ने सर्वप्रथम आनुवांशिकी शब्द का गठन किया। बैटसन ने सर्वप्रथम आनुवांशिकी शब्द का गठन किया, ठीक है। अब आनुवांशिकी है क्या, तो इसको आप परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, परिभाषा में आप लिखें विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता, आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का, आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इसे आनुवांशिकी कहते हैं, इसे आनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है। अब ये शब्द आया कहां से, तो आनुवांशिकी को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। तो यदि हम कहें शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो हम इसमें लिखेंगे कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स ग्रीक भाषा, जेनेटिक्स ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द जीन से बना है। जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी ग्रीक भाषा के शब्द जीन से बना है, ठीक है। हम इसके अंदर अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आनुवांशिक लक्षण। तो नेक्स्ट आप डालें पॉइंट, आनुवांशिक लक्षण। इसकी परिभाषा लेके आप, मैं बोल रहा हूं, वे लक्षण, वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आते हैं, वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। एक परिभाषा और लिख सकते हैं आप,
उसमें क्या लिखोगे कि माता पिता के लक्षण। देखो समझो आप एक बार, यानी माता पिता के लक्षण किस में आते हैं? संतान में। ठीक है, यानी हमने देखा है कि मानव से मानव का, बिल्ली से बिल्ली का, बंदर से बंदर का, हाथी से हाथी से, हाथी से हाथी का, पीपल से पीपल का ही, नीम से नीम का ही पौधा उत्पन्न होता है। इसका मतलब जो जनक पीढ़ी है उसी से संतान पीढ़ी उत्पन्न होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में आते हैं उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अगला परिभाषा आप लेंगे आनुवांशिकता। जैसे वंशागति भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। आनुवांशिकता, वंशागति या हेरिडिटी। देखो ये शब्द दिया था स्पेंसर ने। आनुवांशिकता शब्द का गठन किसने किया? स्पेंसर ने सन 1863 में आनुवांशिकता शब्द का गठन किया। और आनुवंशिकी शब्द दिया था बैटसन ने। बैटसन ने सन 1905 में दिया था। ठीक है, और स्पेंसर ने दिया था 1863 में। कहने का मतलब पहले आनुवांशिकता के बारे में पता लगा, फिर आनुवांशिकी को बताया। अब आनुवांशिकता क्या है तो देखिए, यानी माता पिता के लक्षणों का संतानों में आना ही आनुवांशिकता है। यानी वंशागति, वंश की गति, एक वंश से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना ही वंशागति कहलाता है। अब देखो इसमें एक टॉपिक, ये तो बात होगी आनुवांशिकता की। माता पिता के लक्षण संतानों में आते हैं तो आनुवांशिकता, और यदि माता पिता के लक्षण संतानों में नहीं आते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा वेरिएशंस, यानी विभिन्नता। तो अगली परिभाषा लिखे आप, विभिन्नता मतलब माता पिता के लक्षण संतानों में नहीं आना विभिन्नता कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी पेरेंट्स है, कोई जरूरी नहीं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो, टीचर का बच्चा टीचर हो, या साइंटिस्ट का बच्चा साइंटिस्ट हो, ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं है। तो ठीक है, यानी माता पिता के लक्षण संतानों में नहीं आना क्या कहलाती है? विभिन्नता, वेरिएशंस। और यदि हम कहें जीवों का विकास जो हुआ है वो विभिन्नता के कारण ही संभव हो सका, यानी जीवों की उन्नत अवस्था में जो लगातार परिवर्तन आया है वही तो विभिन्नता है। आज यदि हमारी पीढ़ी देखें, हम कई पीढ़ियों से, यानी आज हम, यानी हमारे माँ बाप, दादा दादी और भी अगली जो पीढ़ियां हैं, हम कई वंशों से चलते आ रहे हैं, उनमें हम में काफी विभिन्नता है। और वो विभिन्नता का कारण ही क्या है? जैव विकास है। जीवों का विकास ही विभिन्नता के कारण हुआ है। तो ठीक है, तो हम इसमें ये भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, विभिन्नता के बारे में जानेंगे, विभिन्नता क्या है। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन हम इसमें से निकालेंगे, देखिएगा। विभिन्नता के बाद हम देखेंगे कि जो आनुवांशिक है इसके बारे में बताया किसने, आनुवांशिकी है क्या, आनुवांशिकी का जनक कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? मेंडल को। किसको कहा जाता है? मेंडल को। तो आप एक पॉइंट और याद रखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें इस पॉइंट को भी, आनुवांशिकी का जनक किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अब मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया, तो ये भी बात नोट करने की है।
तो आप इसमें लिखेंगे मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे पर आनुवांशिकी के प्रयोग किए। ठीक है, एक और नोट करेंगे आप, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम, उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवा। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवा। ठीक है, नेक्स्ट आप टॉपिक डालेंगे मेंडल का जीवन परिचय। लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल। तो देखिए, मैं आपको इसका संक्षेप में बता देता हूं कि मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के हेंजनडॉर्फ प्रांत के, हेंजनडॉर्फ राज्य का नाम है, ऑस्ट्रिया देश के हेंजनडॉर्फ राज्य के सिलीसिया गांव के गरीब माली परिवार में हुआ था। कब? 22 जुलाई 1822 को। ठीक है, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने पैतृक गांव में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए ये ब्रून शहर चले गए। तो ब्रून शहर में जाकर इन्होंने सन 1842 में दर्शन शास्त्र से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। उसके बाद ब्रून शहर के एक प्राइवेट स्कूल के अंदर वो गणित और विज्ञान का अध्यापन कार्य कराना प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब वो पढ़ाने लग गए। ठीक है, इसी दौर में ब्रून शहर के चर्च में उन्हें पादरी बना दिया गया। ब्रून शहर में एक चर्च था, गिरजाघर था, ईसाइयों का होता है, उसमें इनको पादरी बना दिया। ठीक है, और इन्हें उपाधि दी गई ग्रेगर की, और इनका नाम हो गया ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, इसी दौरान इन्होंने देखा कि गिरजाघर या चर्च के अंदर उद्यान मटर का बगीचा था। तो उद्यान मटर के बगीचे पर इनका ध्यान गया और इन्होंने देखा कि इस बगीचे के अंदर कोई मटर का पेड़ छोटा है, कोई बड़ा है यानी लंबा है या बौना है, किसी में पुष्पों में भी विभिन्नता है, उनकी फली में विभिन्नता है, बीजों में विभिन्नता है। ऐसा क्यों है? तो इस पर इन्होंने प्रयोग करना प्रारंभ किया, और इस दौरान मेंडल ने लगभग 1856 से लेकर 1863-64 तक यानी 7 वर्षों तक लगातार पादप संकरण के प्रयोगों पर अध्ययन किया। ठीक है, तो इन प्रयोगों को उन्होंने सन 1865 में अपनी जो फाइल जो बनाई थी उस फाइल के अंदर पूरे प्रयोगों को संक्षिप्त में करके सन 1865 में इन प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष पेश किया। लेकिन कहा जाता है कि मेंडल समय से आगे थे। उस समय मेंडल को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनके प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया गया। उसका कारण ये भी था कि मेंडल एक पादरी था, इसलिए भी उनके प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मेंडल के प्रयोगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तो पहली बात तो वो एक साइंटिस्ट नहीं थे, दूसरी बात कि वो गिरजाघर में एक पादरी के पद पर कार्यरत थे,
इसलिए उनके प्रयोगों पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद यानी लगभग 6 जनवरी 1884 को वृक्क शोध के कारण मेंडल की मृत्यु हो गई और मेंडल अपने साथ अपना जीवन तो गंवा दिया, लेकिन उनके प्रयोग आज भी हमारे सामने है और हम उनको पढ़ते हैं। मेंडल दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज दुनिया में है। तो ऐसे लोग मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं। तो इसके अंदर में आपसे बात की मैंने मेंडल का जीवन परिचय। आप इसको इसी प्रकार इसको नोट कर लें, जो मैंने आपको टॉपिक बताया कि मेंडल का जीवन परिचय। तो जैसे मैंने बोला उसी को आप इस तरह नोट करें कि इनका जो जन्म है वो आप लिखोगे 22 जुलाई 1822। ठीक है। देश का आप नाम लिखेंगे ऑस्ट्रिया। ठीक है। राज्य का नाम लिखेंगे आप हेंजनडॉर्फ। गांव का नाम लिखेंगे आप सिलीसिया। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गांव में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए चले गए ये कहां? ब्रून शहर, ब्रून सिटी। वहां उन्होंने 1842 में दर्शन शास्त्र से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्हें ब्रून शहर के चर्च में पादरी बना दिया गया। इस दौरान मेंडल को ग्रेगर की उपाधि दी गई और उनका नाम हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। तो गिरजाघर के अंदर ही उद्यान मटर का बगीचा था। आप ऐसे ही इसको लिखते रहें जो मैं बोल रहा हूं। उद्यान मटर का बगीचा था। उस उद्यान मटर पर मेंडल का ध्यान गया और मेंडल ने लगभग 7 वर्षों तक उद्यान मटर के जो पौधे हैं उन पर जो प्रयोग किए उनका नाम है पादप संकरण के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। पादप संकरण के प्रयोग किए। इन प्रयोगों को 1865 में उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रस्तुत किया, लेकिन इन प्रयोगों को उस समय जानने वाला कोई भी नहीं था। इस तरह मेंडल अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे साथ नहीं दे रहा था और मेंडल 6 जनवरी 1884 को वृक्क शोध के कारण 6 जनवरी 1884 को वृक्क शोध मतलब होता है किडनी फेल होना। तो वृक्क शोध के कारण मेंडल की मृत्यु हो गई और मेंडल समय से पहले ही अपना जीवन गंवा चुके। लेकिन मेंडल के द्वारा जो किए गए प्रयोग हैं वो आज हमारे सामने हैं और आज हम मेंडल के प्रयोगों को पढ़ते हैं। मेंडल के नाम से ही आज आनुवंशिकी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और मेंडल ने ऐसे विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का अध्ययन करवाया और उन प्रयोगों के आधार पर यानी आज मानव जाति या विभिन्न प्रकार के जीवों में आनुवांशिक सुधार का अध्ययन भी करने के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है मेंडलवाद या मेंडल के प्रयोग। तो इन एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही मेंडल को कहा गया आनुवांशिकी का जनक या फादर ऑफ
जेनेटिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक बात की। आगे की जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट टाइम भेजूंगा। ठीक है, आज इसमें इतना ही। थैंक यू।